आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक नई केस स्टडी से वीडियो को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो ये केस स्टडी थोड़ा वाइडर है, तो इसको हमने ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये केस स्टडी आपके एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, तो ये केस स्टडी को आपने अच्छे से पढ़ना है क्योंकि जितनी बड़ी केस स्टडी होगी उतनी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो एक एक लाइन को जैसे पढ़ा जा रहा है ध्यान से सुने और समझें। ओके, रामदास एज 49 इज वर्किंग इन एन एविएशन कंपनी। ठीक है, एक रामदास का केस दे रखा है, उसकी एज 49 है और वो काम कर रहा है कहाँ पे? एविएशन कंपनी में। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ही इज द सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय इन हिज डिवीजन। ठीक है, वो कौन है? एक सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय है अपने डिवीजन में। क्लियर हुआ? ओके, ही इज इवन सीनियर टू द डिवीजन मैनेजर कनापुत्ते। ठीक है, तो वो भी क्या है? एक सीनियर है डिवीजन मैनेजर से भी, ना कि सिर्फ एम्प्लॉय से। तो इसको यहाँ क्या लिख रखे? कानापुत्ती। क्लियर हो गया? ओके, रामदास इज कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट कमिटेड, कैपेबल एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय। तो रामदास का केस दे रखा है कि वो मोस्ट सीनियर एम्प्लॉय है अपने डिवीजन में, साथ ही साथ सीनियर है डिवीजन मैनेजर कानापुत्ती से भी। ठीक है, रामदास को कंसीडर करा है कि वो एक मोस्ट कमिटेड और कैपेबल हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ओके, as a result of his abilities and seniority, he generally received the work assignment of his choice. तो यहाँ पे क्या लिख रखा है? जैसे रिजल्ट उसकी कैपेबिलिटीज या सीनियोरिटी की वजह से वो हमेशा रिसीव करता था वर्क असाइनमेंट अपनी चॉइस के पर्पस से। क्लियर हो रहा कि वो सबसे बड़ा हार्ड वर्किंग है। ठीक है, इस वजह से कैपेबिलिटी उसमें ज्यादा है और यहाँ तक कि उसकी सीनियोरिटी को देखते हुए, ठीक है, उसमें क्या है कि वो अपनी पसंद का वर्क असाइनमेंट चुन के काम कर सकता है। यहाँ तक क्लियर हमें हो गया? ओके, ऑल्दो देयर वर नो फॉर्मल डेस्टिनेशन ऑफ वेरियस स्पेशल प्रोजेक्ट असाइन टू रामदास। ऑल्दो यहाँ पे ये कह रखा है कि कोई फॉर्मल डेस्टिनेशन, वेरियस स्पेशल प्रोजेक्ट असाइन नहीं थे किसको? रामदास को। ही हैंडल देम एज ए मैटर ऑफ रूटीन। वो कैसे करता था उनको हैंडल, वो प्रोजेक्ट को, जैसे कि रूटीन वर्क हो। क्लियर हो गया आपको? ओके, अ प्रॉब्लम डेवलप्ड व्हेन एन एबल एंड इंटेलिजेंट पर्सन नागा अर्जुना 833 वाज अपॉइंटेड बाय कानापुत्ते। ठीक है, एक प्रॉब्लम डेवलप हो गई जब क्या हुआ? नागर अर्जुना 833 जब अपॉइंट किसने कर दिया? कानापुत्ती ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, नागार्जुन previous 3-year experience in the closely related work made it possible for him to catch on the routine work of his new job more rapidly than was customary for a new employee. ठीक है, नागार्जुन का क्या लिख रखा है कि उसके प्रीवियस कितने एक्सपीरियंस है? बताइए, 3 साल का एक्सपीरियंस था जो क्लोजली रिलेटेड वर्क जो कर रहा था। ठीक है, और मेड इट पॉसिबल फॉर हिम टू कैच ऑन द वेरियस रूटीन वर्क, जिसने पॉसिबल किया उसको कि वो कैच कर सके किसको? रूटीन वर्क को, फॉर हिज न्यू जॉब मोर रैपिडली देन वाज कस्टमरी फॉर अ न्यू एम्प्लॉय। यहाँ तक क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया? ओके, ऑन सेवरल ओकेजन कानापुत्ती नोटिस द टेंशन डेवलपिंग बिटवीन टू एम्प्लॉय। ठीक है, बहुत सारे ओकेजन थे। ठीक है, कानापुत्ती ने क्या देखा कि कोई ना कोई टेंशन है जो डेवलप हो रही है दोनों एम्प्लॉयज में। किसमें? बताइए, नागार्जुना और रामदास में। क्लियर हो रहा है आपको? ओके, क्वेश्चन आगे देखते रहें ध्यान से। However, he didn't want to get involved in their personal issue. लेकिन क्या हुआ? कानापुत्ती ने सोचा कि वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता किसके? उनके पर्सनल इश्यूज में। किनके पर्सनल इश्यूज? बताइए, रामदास और नागार्जुन की जो मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई टेंशन चल रही थी। As long as their work was completed effectively and efficiently by them. तो उसने क्या कहा कि मैं पर्सनल इन्वॉल्व नहीं होऊंगा नागार्जुन और रामदास के वर्क में अंटिल, जब तक उनका काम उसको, किसको? कानापुत्ती को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मिल रहा है। क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक? ओके, ऑन डे द टेंशन बिटवीन देम रीच्ड एंड द बॉइलिंग पॉइंट एंड रामदास कंप्लेन टू कानापुत्ती स्टार्टिंग दैट ड्यूटीज वर बीइंग लार्जली टेकन ओवर बाय द नागार्जुन। तो इसमें क्या लिख रखा है? बताइए, एक दिन दोनों में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। किसमें? नागार्जुन और बताइए रामदास में।
बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होने लग गया, तो रामदास ने अल्टीमेटली कंप्लेंट किसको कर दी, कानापुती को, कि ये वाली जो ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटीज हैं वो लार्जली टेकन किसने कर लिया है, नागार्जुन ने कर लिया। ठीक है, उसके पास ड्यूटीज बची नहीं। कानापुती इशूड द ऑर्डर स्टेटिंग द क्लियर एलोकेशन ऑफ द जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज बिटवीन द टू। तो कानापुती ने क्या किया, एक इशू कर दिया ऑर्डर को जिसमें क्लियर एलोकेशन बता रखा था कि किसने कौन सी ड्यूटी या जॉब को परफॉर्म करना है, नागार्जुन को क्या करना है और रामदास को क्या करना है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? ओके। ही फर्दर क्लैरिफाइड द वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन देम बाय स्पेसिफाइंग हु वाज टू रिपोर्ट हुम। ठीक है, इसमें क्या लिख रखा है, उसने फर्दर क्लैरिफाई कर दिया एक वर्किंग रिलेशनशिप को बिटवीन देम में कौन आ रहा है बताइए, किसका चल रहा है, नागार्जुन और रामदास का। साथ ही साथ उसने क्या किया है, स्पेसिफाई किया है कि किसको कहाँ रिपोर्ट करनी है और किसे करनी है। क्लियर हो गया आपको? ओके। दिस हेल्प देम इन रिड्यूसिंग द वर्कलोड। इससे क्या हुआ, जो वर्कलोड उन दोनों पे था वो रिड्यूस होने लग गया। एंड एनहांसिंग द प्रोडक्टिविटी एंड रिमूविंग एम्बिगिटी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने लग गई और जो कंफ्यूजन थी और जो डिले था काम का वो भी खत्म होने लग गया। ये पूरी केस स्टडी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरी हमें समझ में आ गई। अब अल्टीमेटली हम क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं इस केस के थ्रू। यस, पहला क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि हमारे को आइडेंटिफाई करना है और साथ साथ स्टेट करना है उन स्टेप्स को किसके, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के, विच हैज नॉट बीन कैरिड आउट प्रॉपरली, जो यहाँ पे कैरी नहीं करे गए प्रॉपरली। हमारे को स्टेट वही स्टेप्स करने हैं जो प्रॉपरली कैरी नहीं करे गए एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस प्रॉब्लम, और साथ ही साथ उस प्रोसेस ने जो हमने अच्छी तरह नहीं करे हैं उसकी वजह से उन्होंने क्या किया है, इस प्रॉब्लम में कॉन्ट्रीब्यूट करा है। क्लियर हो रहा है? ओके। सेकेंड पॉइंट में हमारे से यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हमें 2 स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बताने हैं विच हैज बीन टेकन बाय कानापुती टू रिस्पॉन्ड टू द कंप्लेंट ऑफ रामदास। ठीक है, हमारे को 2 स्टेप्स बताने हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में जो किसने लिए हैं, कानापुती ने लिए हैं, कि उसने रिस्पॉन्ड करना है किसको, कंप्लेंट किसकी, रामदास की। क्लियर हो रहा है आपको? ओके। थर्ड पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि स्टेट 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब थर्ड पॉइंट में हमसे अल्टीमेटली पूछा गया है कि हमें इंपॉर्टेंस बतानी है ऑर्गेनाइजिंग की, जो रिफ्लेक्टेड किस में है, अबव केस में है। होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर है? ओके। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें यही पता है कि ऑर्गेनाइजिंग का सॉल्यूशन हमारे को लिखना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे आंसर। क्या लिखेंगे? आंसर। आंसर में हम फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। यस, फर्स्ट में हमारे को वो स्टेप्स बताने हैं जो कैरी नहीं करे गए प्रॉपरली, लेकिन सबसे पहले हम एक बार ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस अच्छी तरह कर लेते हैं। ठीक है, उसको समझने के बाद हमारे को फर्स्ट और सेकंड पार्ट के आंसर अल्टीमेटली खुद ही मिल जाएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है हमारे को? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए, हम ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखें ऑर्गेनाइजिंग स्टेप। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, ये लिख सकते हैं, तो इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में हमें पता है कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ये आ जाता है आइडेंटिफाइंग। क्या आ जाता है? पहला आ जाता है आइडेंटिफाइंग और डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ वर्क और एक्टिविटीज। होप आपको क्लियर हो गया। ये स्टेप्स हमने चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़े हैं। यस, उसके बाद फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप कौन सा आता है बताइए? सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पे आ जाता है, लिखे साथ साथ, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। सेकंड स्टेप क्या है? ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। होप आपको क्लियर हो रहा है? ओके, जब ग्रुपिंग द एक्टिविटीज के बाद हमने क्या पढ़ा था बताइए? हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था। थर्ड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था बताइए? क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स। क्या पढ़ा था? क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स। होप आपको क्लियर हो रहा है? ओके, थर्ड पॉइंट के बाद हमने फोर्थ पॉइंट भी पढ़ा होगा, ऑफ कोर्स सी बात है स्टेप में। फोर्थ पॉइंट में हमने पढ़ा था असाइनिंग ड्यूटी। क्या करा था? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, आप ये लिख सकते हैं असाइनिंग ड्यूटीज। क्लियर हो गया? ओके, फोर्थ पॉइंट में देखने के बाद हमने फिफ्थ पॉइंट देखना है। फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने क्या कहा था बताइए? गिविंग। लिखे साथ साथ, गिविंग और असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी। ठीक है, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी से आपका क्या मतलब होता है बताइए? कि एक तरह से हम रिपोर्ट को, एक तरह की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम असाइन करेंगे और साथ ही साथ अथॉरिटी करेंगे। ठीक है,
6 पार्ट में हमने क्या पढ़ रखा है बताइए, हम क्रिएट कर रहे थे फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये स्टेप मैं आपको एक तरह से क्या करा रही हूँ, कीवर्ड्स के थ्रू लिखवा रही हूँ, क्योंकि टाइम हमें कम कंज्यूम करना है केस स्टडी को लिख के। ठीक है, उसके बाद 6 के बाद हमने 7 में क्या पढ़ा है बताइए, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप वो बना रहे हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ रखा है। ओके, इससे क्या हुआ कि हमारा चैप्टर भी रिवाइज हो गया। यस, उसके बाद हमने क्या पढ़ रखा है बताइए, हमने क्रिएट करना है मैनेजरल हिरार्की। कौन सी करनी है बताइए, हमारे को क्रिएटिंग करनी है मैनेजरल हिरार्की। होप आपको क्लियर हो गया, ये हमें यहाँ तक क्लियर है। ओके, उसके बाद क्या है बताइए, 9th पॉइंट में हमने क्या पढ़ा है, 9th पॉइंट में हमने पढ़ा है कि वो डिटरमाइन करती है, क्या कर रही है, डिटरमाइन कर रही है। ठीक है, क्या, स्टाइल। ठीक है, डिटरमाइन करिए स्टाइल किसका, वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन का, वर्किंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ओके, हमें यहाँ तक भी क्लियर है। और लास्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा था बताइए, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छी तरह ये केस स्टडी समझ में आ रही होगी और इंटरेस्टिंग लग रही होगी। ठीक है, 10th में हमने यही देखा कि क्रिएटिंग कर रहे हैं एक रिलेशनशिप। ठीक है, क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप कैसे, बिटवीन, बिटवीन कहाँ पे बताइए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ तक हमने स्टेप ऑफ कोर्स से बातें पढ़ लिए थे। यस, तो इन्हीं प्रोसेस में हमारा पार्ट ए और पार्ट 2 का आंसर निकल जाएगा। जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमने देखा कि स्टेट द स्टेप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो कैरी ऑन नहीं कर रखे प्रॉपरली। ठीक है, कंप्लेंट क्यों हो रही थी, क्योंकि जो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज थी वो अकॉर्डिंगली नहीं हो पा रहे थे। तो आंसर 1 हमारे को यहाँ से पता चल जाता है, यहाँ पे लिखे आंसर 1। आंसर 1 क्या है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज अच्छी तरह नहीं कर रखे थे। ठीक है, ओके। सेकंड में क्या था बताइए, रिस्पॉन्डेड द कंप्लेंट टू द रामदास। ठीक है, असाइनिंग द ड्यूटी और एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सेकंड में हमने क्या देखा कि कानापुती ने क्या करा था, एक तरह का रिस्पॉन्ड किया था। ठीक है, रिस्पॉन्ड किसका किया होगा बताइए, यहाँ पे आंसर 2 लिखे। पहले तो उसने असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी प्रॉपरली करी होगी। यस, उसके बाद उसने क्या किया था बताइए, उसने एस्टैब्लिश करा था रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्या करा था, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनाई थी एक तरह से। यस, तो इसने ये वाला जो स्टेप है वो फॉलो किया था। होप आपको क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद हमारे को स्टेट टू इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे को एक्सप्लेन हो गया। यस, तो अगर हमारे को आंसर लिखना हो तो हम आंसर 1 में क्या लिखेंगे बताइए, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। क्या लिखेंगे, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी से क्या मतलब होता है कि वो डिफाइन करते हैं वर्क्स को। क्या करते हैं, वो डिफाइन करते हैं वर्क को, किसके, डिफरेंट जॉब्स के। ठीक है, किसके, डिफरेंट जॉब्स के। ठीक है, या ये कहें कि जॉब पोजीशंस के। होप आपको क्लियर हो गया। और साथ ही साथ जो वर्क होता है उनको भी अलॉट करते हैं, जो वर्क होता है उनको क्या करते हैं, अलॉट करते हैं। क्लियर हुआ। ओके, और सेकंड में हमने कौन कौन से बताए, हमने सबसे पहले बताया कि पहला स्टेप कौन सा फॉलो कर रखा था, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, कानापुते ने, ये हमें ये भी क्लियर था। उसके बाद उसने क्या बनाया था बताइए, सेकंड स्टेप उसने वही फॉलो किया था कि वो इस्टेब्लिश कर रहा था। क्या करा था, इस्टेब्लिश करा था रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्या करा था, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। होप आपको क्लियर हो गया। यस, उसके बाद हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में हमारे को क्या बताना है बताइए, थर्ड पॉइंट में हमारे को इंपॉर्टेंस बतानी है ऑर्गेनाइजिंग की। ठीक है, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, एक तरह की सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, वो क्लैरिटी ला देती है वर्किंग रिलेशनशिप में। तो ए में वर्किंग रिलेशनशिप। ठीक है, एक तरह की ऑर्गेनाइजिंग में हमें पता है कि हमें क्या काम करना है, तो वर्किंग रिलेशनशिप में वो क्या करती है, क्लैरिटी लेके आ जाती है। ठीक है, बी पॉइंट में हमें क्या कहना है कि बताइए कि वो बेनिफिट्स क्रिएट करते हैं, किसके, स्पेशलाइजेशन के। किसके, स्पेशलाइजेशन के। होप आपको क्लियर हो गया। ओके, सी पॉइंट में अगर हमारे को लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर आ जाती है। क्या आएगी, एक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है। होप आपको क्लियर है। इसमें हमने क्या लिखा है बताइए, इम्पोर्टेंस लिखिए। क्या लिखिए, इम्पोर्टेंस लिखिए। इसमें हमने क्या कहा है, जो स्टेप फॉलो किए हैं, क्या करें, स्टेप फॉलोड किए हैं। ठीक है, और इसमें हमारा क्या था कि जो स्टेप्स फॉलो अच्छी तरह नहीं किए, फॉलो नहीं किए। होप आपको क्लियर हो गया। ये हमें यहाँ पे क्लियर है। ओके,
तो ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में जनरली 8 to 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। होप आपको ये केस स्टडी क्लियर है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।